मैं बिस्तर पर सजी सजी बैठी नर्वस सी इधर उधर नजरें दौड़ा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ आगे क्या होगा। आंसू आंखों से बहुत तेज टप टप बह रहे थे। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। रात की उस पहर धूप से बाहर फैले अंधेरे को देखते मेरे दिल में एक ही ख्याल आ रहा था, क्या इस अंधेरे की तरह मेरी किस्मत भी अंधेरा छा जाएगा। मेरी उम्र की लड़कियां खेलती हैं, जिंदगी को जीती हैं, मगर यहाँ मेरी किस्मत में क्या लिख दिया गया था। और मेरे पापा, उन्होंने मेरे बारे में सोचे बगैर एक ऐसे आदमी से मेरी शादी कर दी जो खुद उनकी उम्र का है। मैं सोचों में गुम थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और वह बूढ़ा इंसान कमरे में दाखिल हुआ। अंदर आकर एक गलत नजर भी मुझ पर देखे बगैर एक आदमी बेड के करीब आया और अपना तकिया उठाकर वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अभी वह दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता, उससे पहले मुझे उसकी आवाज आती सुनाई दी, जो कह रहा था कि तुम बेफिक्र होकर यहाँ रह सकती हो, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। यह सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हुई और उसके जाने के बाद फौरन उठकर कमरे को लॉक लगा दिया था और फिर अपनी किस्मत को रोने बैठ गई। आंखें बराबर रोने के बाद सूज चुकी थी। हुलिया तो ऐसे देखने वाले को मालूम ही ना पड़े कि यह दुल्हन रोती रोती कब आंखें लग गई, पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब आंख खुली तो मालूम हुआ कि कोई दरवाजा बजा रहा था। मैं एक दिन डर गई कि रात को जब मैं उस घर में आई थी तब तो यहाँ सन्नाटा था, किसी बंदे का होना नामुमकिन था। फिर अब कौन है हो सकता है। डरते डरते खैर आगे बढ़ी और वे दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोला तो सामने ही एक बूढ़ी औरत खड़ी मुझे बड़ी गौर से देख रही थी। मैं नजरें चुराने लगी तो फौरन आगे बढ़कर बोली, आप है वह जिन्हें साहब जी को रात को ब्याह कर लाए थे। इस औरत की बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि शायद यह यहाँ काम करती होगी। ज्यादा बात न करते हुए मैं साइड हो गई और चुप से उन्हें काम करता हुआ देखने लगी। रात से लेकर अब तक मैंने एक बूंद पानी तक नहीं पिया था। अब मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैं किसी को कुछ कह नहीं सकती थी। कुछ देर बाद वह औरत खुद ही कुछ खाने को लेकर आ गई। मेरे लिए खाना खाने के बाद मुझे यह सोचना था कि मैं अब यहाँ से कैसे निकल सकती हूँ, लेकिन मैं सोच पाती इससे पहले कि वह औरत मेरे साथ खाना खा रही थी और साथ साथ अपने साहब जी के किस्से मुझे सुनाए जा रही थी और बता रही थी कि उनके साहब जी पर कितनी लड़कियां मरती हैं, लेकिन तुम खुशकिस्मत हो जो उन्होंने तुम्हें चुना है। यह सुनकर तो मेरे सांस पहले भर को बंद हो गए थे। लड़कियों को बूढ़ा ही मिला था मरने के लिए और मैं खुशकिस्मत बदकिस्मत कैसे हो सकती थी। उन लड़कियों पर खुद अफसोस करते हुए मैं चुप से औरत को देखने लगी जो खाना खाने के बाद बर्तन समेट कर जा रही थी। उसके जाने के बाद मैं उठी और कमरे से बाहर निकली। इतना तो मुझे अंदाजा हो चुका था कि मेरा पति घर पर नहीं है, इसलिए मैं घर को देखने लगी। इसमें कोई शक नहीं था, घर बहुत ज्यादा खूबसूरत सा बना हुआ था, मगर उसमें रहने वाला भी तो खूबसूरत होना चाहिए ना। यह सब कुछ देखते हुए एहसास हुआ वाकई लड़कियां मरती हैं सिर्फ पैसों पर ही। उन लड़कियों की सोच पर मातम करते हुए मैं अपने कमरे के साथ वाले कमरे के बाहर पहुंच गई थी। अभी मैं अंदर जा पाती उस कमरे के, उससे पहले कि घर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं फौरन भागकर अपने कमरे में चली आई। ऐसे ही देखते देखते दिन बीत रहे थे। फिर जो सिर्फ कमरे में रहती थी अब बाहर निकलकर घर के कुछ काम खुद कर लिया करती थी। उसके अलावा अपने पति के साथ बैठकर खाना वगैरह खा लेती थी। लेकिन हाँ, एक कमरे में हम अब भी नहीं सोते थे। काम वाली आंटी आकर काम पर जाया करती थी। बाकी जो मेरे अपने काम होते थे मैं खुद कर लेती थी। इस सब के बीच मुझे जो एक चीज सोच में डाले हुए थे वह यह था कि यह आदमी रात को गायब हो जाया करता था। कमरे में एक बार गया तो जितनी मर्जी बार दरवाजा खटखटाते रहो वह कभी नहीं खोलता था। एक बार तो कुछ यूं हुआ कि मैं कमरे में सो रही थी, न जाने क्या सपना देखा जो डर गई और उठकर बैठ गई। मैं कमरे से जल्दी बाहर भागी
साथ वाले कमरे में मेरा पति था। उसके कमरे का दरवाजा मैंने बहुत बजाया, लेकिन उसने एक बार भी मुड़कर पूछा नहीं कि कहीं मुझे कोई परेशानी तो नहीं। यह चीज मुझे शक में डाली हुई थी कि आखिर ऐसा क्या है। कुछ दिन बीते तो मैं टीवी आंगन में बैठे हुए देख रही थी। मेरा पति कमरे में जा चुका था। कुछ देर बाद जब कमरे में जाने लगी तो रास्ते से गुजरते हुए मुझे अपने पति के कमरे से किसी बारीक औरत की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लड़की होगी। यह सुनकर मुझे हैरानी हुई, लेकिन वह आवाज ज्यादा देर तक नहीं रही। मैंने बहुत कोशिश की सुन सकूं कि वह लड़की क्या कह रही थी, मगर मैं सुन ना सकी। आवाज बहुत धीमी हो गई थी। यह पल था जब मुझे लगा बस सब खत्म हो जाएगा। मेरे पापा ने मेरे लिए अच्छा फैसला नहीं किया। मैं जिस इंसान को अपनाने के बारे में सोच रही हूँ, वह इंसान रातों को दूसरी औरत को लाकर खुश होता है। मेरे दिल में अपने पति के लिए गलतफहमियां पैदा होना शुरू हो गई थी। काम वाली आंटी के साथ एक जवान खूबसूरत सी लड़की आई। मैं समझी शायद किसी काम से आई होगी, मगर बाद में मालूम हुआ कि यहाँ ऐसी लड़कियां आती रहती हैं जिनको मेरे पति से स्पेशल मिलना होता है। यह बात मुझे कुछ हजम नहीं हो पा रही थी। ना ही इस आदमी के पास अच्छी नौकरी है, और ना ही इतनी दौलत है, और ना ही कोई बड़ा आदमी है जो लड़कियां उनको अप्रोच करती। फिर इन सब का यहाँ आने का क्या मकसद है? वक्त बीतने के साथ साथ यह रोज का मामला बन गया था। रोज कोई ना कोई लड़की आती और मेरी किस्मत पर नाज करती और चली जाती, लेकिन मेरा पति आज तक उनसे नहीं मिला था। कभी कोई लड़की आंटी के साथ आती तो कभी लड़कियां खुद ही दरवाजे तक पहुंच जाती, जबकि मेरे पति ने मुझे मना किया हुआ था कि सिर्फ काम वाली आंटी के अलावा घर का दरवाजा किसी के लिए नहीं खोलना। न जाने क्यों वह मुझे इनसिक्योर है, उन्हें मुझसे क्या दिक्कत हो सकती है। एक दिन एक लड़की आई और मेरे कदमों में बैठ गई। आपको भगवान की कसम है, मेरी शादी अपने पति से करवा दीजिए। यह सुनकर तो मुझे सदमा ही लग गया था। एक बूढ़ी इंसान से शादी करने की इतनी चाहत कि वह लड़की मेरे सामने रो रही थी शादी के लिए। मैं इतनी रहम दिल की उसके आंसू देखकर मेरा दिल मोम होने लगा था और उस लड़की से हामी भर ली थी। यह सब काम वाली आंटी चुप देखती रह गई। जैसे ही मैंने हामी भरी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे दिल में कुछ काला सा लगने लगा था। इतने में ही उन आंटी ने उठकर उस लड़की को घर से निकाल दिया। मैं आंटी को देखती रह गई। आखिर वह ऐसा क्यों कर रही थी? पति मेरा था, मुझे कोई समस्या नहीं, तो फिर उन्हें क्या समस्या थी? उस वक्त तो बात को रफा दफा कर दिया था, मगर जब रात हुई तो मैंने अपने पति के सामने सारा मामला रखा। उन्होंने साफ मना कर दिया कि वह ऐसा नहीं कर सकते। मैंने उनके सामने बहुत विनती की, बहुत तड़पी, बहुत मनाया, लेकिन नहीं माने। अब मैं तो जुबान दे चुकी थी। मुझे उस लड़की की फिक्र होने लगी। मैंने अपनी कसम वगैरह दे दिया और अपने पति को शादी के लिए मना लिया। अगले दिन जब काम वाली आंटी आई तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे पति मान गए हैं। यह सुनकर बुझे बुझे दिल से लटके हुए मुंह से जवाब देने लगी। यह देखकर मुझे कुछ हद तक समझ आने लगा था, और सब कुछ समझ आते ही मुझे अपने पति से नफरत होने लगी थी, वह भी बहुत ज्यादा नफरत। शादी के लिए अगले रविवार का टाइम रखा गया था। इस बीच मेरे पति की रूटीन बिल्कुल चेंज हो गई थी और वह सारा दिन घर पर रहते थे। जबकि वह बूढ़े थे, मगर काम पर जरूर जाते थे। मगर जब से शादी की डेट रखी गई थी, वह घर पर ही रहते थे। काम वाले आंटी ने भी घर पर ही रहना शुरू कर दिया था, यह कहकर कि मैं आपकी मदद किया करूंगी। मेरा पति सारा दिन घर पर रहने के बावजूद कमरे से नहीं निकलता था, और अगर कोई जाकर दरवाजा बजाता या कुछ पूछता तो वह कभी जवाब ना देता। मुझे इस बात पर बहुत ज्यादा हैरानी होती थी। एक बार तो यूं हुआ कि मैं किसी काम से कमरे में बैठी थी, जब मुझे एहसास हुआ कि बाहर आंटी किसी से बात कर रही है। जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ गई, क्योंकि मेरे पति और आंटी के अलावा कोई नहीं था घर पर। इसलिए मुझे लगा कि वह दोनों बातें कर रहे होंगे, और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने दरवाजा खोलकर बाहर झांका तो आंटी और मेरा पति दोनों किसी बात पर डिस्कस कर रहे थे। आंटी तो बस रोने ही वाली थी और मेरा पति उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें किसी चीज की तसल्ली दे रहा था। यह देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकलने लगी। क्या उन दोनों में भी कुछ चल रहा है? मैं जल्दी से दरवाजा खोलकर एकदम से बाहर निकली
तो दोनों दूर खड़े हो गए। आंटी फिर से नॉर्मल हो गई, जबकि मेरा पति मुझे देखते ही अपने कमरे में चला गया। इस बात ने मुझे बहुत उलझा कर रख दिया था। उस दिन के बाद से मैं आंटी के साथ साथ ही रहती थी, उन्हें एक पल को भी अकेला नहीं छोड़ती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे और वह दिन आ पहुंचा जब मेरे पति की दूसरी शादी होनी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा दिल बेचैन होने लगा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था अब क्या होगा। दूसरी शादी, जबकि शादी ही से किया गया था, इसलिए शादी होने के बाद लड़की को मेरे पति के कमरे में बैठा दिया गया। मुझे लगा जिस तरह मेरा पति मुझे अकेला छोड़कर दूसरे कमरे में चला जाएगा, उसके साथ भी शायद वैसा ही करेगा। मगर यहाँ तो माजरा और ही था। मेरा पति उसी के साथ एक ही कमरे में रहा। काफी देर बाहर अपने पति का इंतजार करती रही, मगर वह नहीं आया। और यहाँ फिर एक बार मुझे शक पड़ चुका था। अब मुझे जानना था आखिर क्यों लड़कियां मेरे पति से मरती हैं। यकीनन मेरा पति पूछेगा तो जरूर उस पर लड़की से कि तुम क्यों मुझ पर मरती हो। इसलिए मैंने उनके कमरे में जाने का सोचा, मगर दिल भारी हो चुका था, इसलिए जा न सके। अगले दिन मैं अपने कमरे में हो रही थी, जबकि मेरे पति उस लड़की के साथ बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। मेरे दिल में एक पल को ख्याल आया कि अगर वह चाहता तो मुझे बुला सकता था, मगर उसने मुझे नहीं बुलाया। दिल पूरी तरह टूट चुका था। अब मुझे जरा जानता था आखिर मेरे पति ही पर लड़कियां क्यों इतना मरती है, क्या वजह है उसके पीछे। फिर उस रात हिम्मत जुटाने के बाद जब उनके कमरे में झांक कर देखा तो होश उड़कर रह गए थे। मेरा पति, मेरा नाम नंदिनी है और मैं एक मिडिल क्लास घर से संबंध रखती हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मेरे माँ बाप ने अपनी जिंदगी मुझे पढ़ाने लिखाने में बिता दी थी। मेरे माँ बाप की लव मैरिज हुई थी। बस यही वजह थी कि मम्मी की तरफ का परिवार हमसे मिलना जुलना पसंद नहीं करता था और ना पापा की तरफ का परिवार, जबकि मैं तो इकलौती औलाद थी। इसलिए मेरी मम्मी पापा ने अपने हर अरमान मुझसे पूरे किए थे। एक अच्छे प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई करवाई थी। मेरे पापा सारा दिन सारी रात घर से बाहर रहकर मेरी फीस भरने के लिए काम करते रहते थे और माँ घर संभालने में बिजी रहती। जब मेरी 10th का बोर्ड पेपर हुआ, उसके कुछ साल के बाद मेरी माँ की कैंसर की वजह से मर गई। मेरे पापा ने बहुत कोशिश की कि वह मेरे माँ को बचा पाए, लेकिन बसी जमाना न हो सका और मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी थी। माँ के जाने के बाद पापा के घर वालों ने आकर काफी रोना धोना किया, मगर अब क्या फायदा था। मेरी माँ के देहांत के बाद घर खाने को दौड़ता था। ऐसा सन्नाटा हुआ था, लगता नहीं था कि यहाँ 2 लोग और भी रहते हैं। हमारी अपनी जिंदगी में ठहराव आ गया था। माँ के देहांत के बाद पापा भी कुछ बीमार से रहने लगे थे। मैंने पापा की भरपूर कोशिश के बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। फिर मेरी जिंदगी बिजी हो गई थी। जहाँ मैं दिन भर मम्मी के बारे में सोचकर रोती रहती थी, वहाँ अब मैं कॉलेज जाती, कॉलेज से पैदल घर आती थी। घर जाकर कॉलेज से मिला काम करने बैठ जाती थी और इस बीच मैं माँ की याद भी आती थी। मगर मैं कहीं ना कहीं अब बिजी हो गई थी। देखते ही देखते मेरा कॉलेज का 1 साल पूरा हो गया और दूसरा साल भी शुरू हो गया था। एक दिन मैं वापस जा रही थी कि मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। तब मेरी एक दोस्त थी, वह मेरे साथ जाया करती थी, मगर वह यही कहकर हंसने लगी, अरे तुम कौन सा हूर की परी हो जो कोई तुम्हारे पीछे आएगा। मैं काफी दिन यह सब नोट करती रही और बराबर यह सब चलता रहा। मैं अपने पापा को भी यह सब नहीं बता सकती थी, पहले ही वह बीमार रहा करते थे। एक दिन मैं यूं ही दोस्त के साथ घर पर आ रही थी, तभी वह आदमी मुंह ढके मेरे सामने आया और मुझे गाड़ी में बैठा कर ले गया। मैंने हाथ पैर बहुत जोड़े, चिल्लाया, मगर कोई फायदा न हुआ। मैं बहुत कमजोर पड़ गई, कुछ ही मिनटों में बेहोश हो गई थी। मैंने जब आंखें खोली तो खुद को एक काली कोठरी में पाया। मुझे एकदम से अपने पापा का ख्याल आया। उन्हें मालूम हुआ तो वह नहीं जी सकेंगे। भगवान से प्रार्थना करती रही अपने पापा की जिंदगी और अपनी इज्जत की। कुछ देर गुजरे तो मालूम हुआ कि वहाँ सिर्फ एक अकेली नहीं बल्कि कुछ और भी लड़कियां हैं। अब मेरा दिल बहुत ज्यादा डर में था, क्योंकि सब की सब रो रही थी। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। तभी मुझे चक्कर आए और मैं गिर गई। उसके बाद मैं नहीं जानती कि क्या हुआ और क्यों हुआ, लेकिन हाँ, जब मेरी आंखें खुली रात का टाइम था और मैं अपने घर में मौजूद थी। पहले तो अनजान नजरों से सब कुछ देखती रही। छत पर लगे पंखे को काफी देर घूरने के बाद अपने आसपास नजर दौड़ाई तो मालूम हुआ कि कोई अनजान आदमी मेरे पास बैठा था।
उसे देखकर एकदम से मैं डर गई थी। क्या यह मेरा घर है? अगर मेरा घर है तो यह कौन है? अभी यह डर दिल में ही बैठा था, तभी मुझे उस आदमी की आवाज सुनाई दी जो कह रहा था, फिक्र न करो, अपने घर में सेफ हो तुम। तभी मेरे पापा अंदर आया और आकर कहने लगे, कृपा है तुम्हें होश आया। मैंने कई बार पूछना चाहा कि वह सब क्या था और क्यों, कैसे हुआ सब, मगर उन्होंने इस बात की तरफ आने की नहीं दिया। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और मेरे किडनैप होने की खबर आग की तरह मोहल्ले में फैल गई थी। हर थोड़ी देर बाद कोई न कोई आता और पूछता, आखिर क्या हुआ था? यह क्या कहीं भाग गई थी? इस सवालों ने मेरे पापा को बेड पर पहुंचा दिया था। मैं जब पापा के लिए दवा या घर का सामान लेने बाहर निकलती तो लोग अजीब नजरों से मुझे घूरते थे। मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी होने लगी थी। इस सब के बीच उस बूढ़े आदमी का इस घर में आना जाना लगा रहता था, जिसे मोहल्ले के लोगों ने और भी गलत मायने में ले लिया था। एक दिन तो मोहल्ले के आदमियों ने आकर मेरे पापा को बहुत बोला। इसके नतीजे में मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया। मेरे हाथ पैर जैसे बंद सा हो गए थे। मैंने जल्दी से उस बूढ़े आदमी को फोन करके बुलाया। पापा को लेकर अस्पताल चली गई। अगली सुबह मालूम हुआ कि पापा को मेजर अटैक आया है और मैं जल्दी पापा से मिलने जा पहुंची थी। वहां गई तो सब कुछ उलट गया था। मेरे पापा ने उस बूढ़े आदमी से मेरी शादी का इंतजाम कर रखे थे। यह देखकर तो मैं अस्पताल की छत पर चली गई। मैंने काफी बार मना करना चाहा, मगर पापा ने अपना वास्ता दे दिया और फिर ना चाहते हुए भी मुझे उस बूढ़े आदमी से शादी करना पड़ा। कुछ दिन बाद ही मेरे पापा दुनिया से चल बसे। मुझे आश्चर्य हुआ था कि मेरे पापा को सिर्फ यही बूढ़ा मिला था मुझे सौंपने के लिए। खैर, अंतिम संस्कार के बाद बूढ़े ने उसी दिन मुझे अपने घर ले गया। तब मुझे मालूम हुआ कि मेरे पति की उम्र क्या है। मेरा पति की उम्र तो 60 साल का बूढ़ा इंसान था। शादी की रात उसने खुद ही अपना बिस्तर अलग कर लिया था। मैं बहुत खुश हुई, मगर मैं हैरान होती जब मेरे पति पर लड़कियां मरती और मुझे कहती तुम बहुत खुशनसीब हो, तो मैं यह देखकर हैरान हो जाती। एक दिन एक लड़की मेरे पति के पांव में गिर पड़ी और बोली कि अगर आपने मुझसे शादी न की तो मैं मर जाऊंगी। यूं मैंने अपने पति की शादी जबरदस्ती उस लड़की से भी करवा दी थी। अब मुझे यह रात जानना था कि मेरे पति पर क्यों मरती है लड़कियां। जो ही रात को कमरे में झांक कर देखा तो होश उड़कर रह गए थे, क्योंकि वहां उसका बूढ़ा पति नहीं बल्कि कोई जवान लड़का था। यह देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मेरी जब नजर लड़की के तरफ पड़ी तो वह लड़की मेरे पति के पैरों में पड़ी थी। यह देखकर मैं अंदर दाखिल हो गई। मुझे देखती ही वह लड़का और लड़की दोनों ही घबरा कर रह गए थे और वह लड़की तो फौरन आंसू साफ करती पीछे आ जाकर खड़ी हो गई। मैं आगे बढ़कर लड़के के करीब आते पूछने लगी कि यह कौन है, तो वह चुप नजरों से मुझे देखता रहा। इतने में काम वाली आंटी मेरे पास आई और बोली, बेटा बैठ जाओ, मैं बताती हूँ तुम्हें सब। उनकी बात सुनकर मुझे शक हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है या गलत हो चुका है। मैं बेखबर हूँ। मैं इस लड़की को देखते देखते बेड पर जा बैठी थी। तभी आंटी मेरे पास आई और बोली कि बेटा, जिस आदमी से तुम्हारी शादी हुई थी वह असल में कोई बूढ़ा नहीं बल्कि जवान लड़का है। यह सुनकर मैं ना समझी। मैं दोनों को देखने लगी कि इतना बड़ा धोखा, मतलब इतने दिन से मैं और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अभी मैं सब कुछ सोच रही थी, तभी मेरे पति ने उन आंटी को इशारा किया। वह आंटी उस लड़की को खींचता वहां से ले गई। फिर मेरा पति आगे बढ़ा और मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, वह दिन याद है जब कुछ लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे? यह सुनकर मैंने हाँ में सर हिलाया। फिर वह कहना शुरू हुई कि जो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे वह अच्छे लोग नहीं थे। वह यूं ही राह चलती खूबसूरत लड़कियों को उठाते फिरते थे। उन्होंने कोठे पर बेच देते थे या किसी दूसरे आदमी को बेच देते थे। उन्हीं दिनों हम भी उस गैंग के पीछे लग गए थे। यह गैंग काफी बड़ा था। हम उस गैंग को पकड़ने में कई बार नाकाम हुए। मैं एक सीक्रेट एजेंसी में काम करता था, जहां मुझे इस सब काम को, हर हाल को कामयाबी तक पहुंचाना होता था। उस दिन जब तुम अपने दोस्त से बात कर रही थी, वहीं पास पेड़ के पीछे हम लोग अपने मिशन में खड़े थे और मैंने आपकी बात सुन ली थी, इसलिए मैं अपने इरादे में और पक्का हो गया था। फिर जिस दिन उन लोगों ने आपको किडनैप किया था, उस दिन मैं आपके साथ साथ ही था। उनकी गाड़ी के बिल्कुल पीछे मेरी गाड़ी थी। जैसे ही आपको वे लोग अंदर लेकर गए, बाहर हम सब अपने अपने काम पर लग गए थे। उस सब में हमें थोड़ा तो वक्त लगा था, इसलिए बाहर सबको पुलिस के हवाले करके जब मैं कमरे में आया तो आप बेहोश पड़ी थी। तब सारी लड़कियों की जिम्मेदारी मैंने अपने दूसरे साथी को सौंप रखा था। आपको आपके पापा के घर ले गया था और उधर जाकर उन्हें भी सारे प्लान समझाया था और सारी हकीकत बताई कि मैं कौन हूँ वगैरह वगैरह। उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया कि अब इसे यहाँ कोई नहीं रहने देगा और ना लोग मुझे लोग सुकून से जीने देंगे।
इसलिए मेरी बेटी पर जिंदगी भर का दाग लगने से पहले उसे यहाँ से ले जाओ। लेकिन तब मैंने यह कहकर मना कर दिया कि पहले तो ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर हुआ भी तो मैं हैंडल कर लूंगा। फिर आपको होश आ गया, तब मैंने अपने रूप में वापस आ चुका था। सीक्रेट एजेंसी में काम करते हुए मैं अपने असली रूप में नहीं घूम सकता था जब तक कि मिशन पूरा न हो जाता, इसलिए मैं अक्सर ही इसी रूप में होता था। फिर जब आपके पापा को हार्ट अटैक आया तो मैं जब उन्हें अस्पताल लेकर गया तो उन्होंने मेरी मम्मी से मुलाकात की। मम्मी से मुलाकात पर मालूम हुआ कि आपके पापा और मेरी मम्मी की बहुत गहरी दोस्ती है, जिसके बाद मेरी मम्मी ने कहा कि मेरे बेटे को अपना दामाद बना लो, नहीं तो यह दुनिया वाले उसे जीने नहीं देंगे, यह लड़की पवित्र है। तभी तुम्हारे पापा ने रजामंदी दे दी और फिर तुम्हें बुलवाकर हमारी शादी करवा दिया। तब इतना परेशान थी कि अस्पताल में तुमने मेरी मम्मी को देखा तक नहीं था। इसलिए विदाई के बाद अगले दिन जब मेरी मम्मी तुम्हारे कमरे में आई तो तुमने उन्हें काम वाली समझ लिया। फिर उन्होंने बातों बातों में तुम्हारे दिल का हाल मालूम किया। तुम्हें मुझसे बहुत नफरत है, इसलिए उन्होंने तुम्हारी नजर में मुझे अच्छा बनाने के लिए मेरी तारीफ शुरू कर दी। और हाँ, मेरी शादी के दिन मेरा रोप चेंज करने का मकसद भी यही था कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मेरे काम के बारे में जानकारी हो, ताकि मैं भी तुम्हें अच्छे से समझ सकूं और तुम्हें सब समझ भी आए। लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी पागल हो। कोई लड़की तुम्हारे सामने आकर रोना शुरू कर देगी तो तुम अपने पति से शादी करवा दोगी। अगर मैं उस लड़की की सारी सच्चाई तुम्हें बताऊंगा तो तुम मान जाओगी। वह लड़की कोई आम लड़की नहीं है जिसकी तुम मुझसे शादी करवा रही थी। वह तुम्हारे किडनैप करने की गैंग की लड़की है, जिन्होंने तुम्हें भी किडनैप करवाया था। इसलिए मैंने तुम्हारे सामने बात रखने के लिए हामी भर ली, हाँ शादी कर लूंगा। जबकि पंडित जी को मैंने सब कुछ बता दिया था। हमारी एक नकली शादी हुई थी और उस सीक्रेट एजेंसी का यह एक दूसरा मिशन था कि इस लड़की को कैसे पकड़ा जाए। उस गैंग से मिलकर लड़कियों को किडनैप करती है। मैंने तो एक छोटी शादी की थी, मगर मैंने उस लड़की को कैद रखा था, बस इसलिए कि उसने इस घर में आने और यहाँ की इंफॉर्मेशन बाहर देने की कोशिश की। इसलिए वह अब यहाँ से आसानी से नहीं जा सकती। यह लोग हर वक्त मेरे पीछे लगे रहते हैं, इसलिए मैंने मना करता है कि तुम कभी दरवाजा मत खोलना, बल्कि तुम्हारे शक की वजह से मुझे तो अपनी माँ को भी दूसरे घर में रखना पड़ा था। सोचो, अगर मैं तुम्हें कहने पर उस लड़की से शादी कर लेता तो क्या होता तुम्हारा और मेरी मोहब्बत, जिसके बारे में मैं अभी तुम्हें बताया भी नहीं था, उसका क्या होता। मुझे अपने पति की सारी बातें सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, इसलिए मैं जल्दी से माफी मांगने लगी। मैंने उस पर इतना शक किया। उस वक्त मैंने कोई सवाल नहीं किया था, बस खुद से जज करती रही। अब समझ आई थी कि सारी सीक्रेट उस काम करने वाली आंटी को पहले से ही पता था। वह आंटी असल में मेरी सास थी और मेरे पति कोई बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि जवान आदमी था, जो बूढ़े की भेष बदलकर उस एजेंसी में काम कर रहे थे। वह लड़की जो मेरे पति से शादी करने के लिए आई थी, सिर्फ अपने मिशन के तहत यहाँ का इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए आई थी, जिसे अब यहाँ से छुटकारा मुमकिन नहीं था। यह सब बातें समझते ही मुझे खुद में सुकून उतर आया था। कुछ पल अपने पति के साथ बिताकर मैं अपने कमरे से बाहर आई और देखा मेरी आंगन में बैठी थी। मैं जल्दी से उनके पास भागी, उन्हें गले से लगाया। ना जाने यह कैसा एहसास था। मेरी सास की आंखों से एकदम आंसू बहने लगे और मेरा पति दूर खड़ा देखकर मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद मैं अपनी सास की बातों में मगन हो गई और मेरे पति उस लड़की का बंदोबस्त करने के चले गए, क्योंकि अब वह लड़की इस घर में तो नहीं रह सकती थी। इसी तरह अब हमारी जिंदगी में खुशहाली फैल गई थी। हम सब मिलकर इकट्ठे बगैर किसी गलतफहमी के साथ रहने लगे थे। बस फर्क इतना था कि मेरे पति हर मिशन से पहले मुझे सारी बातें बताते थे। मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि मैं उनके दोस्त की बेटी थी। उस लड़की का मामला भी हल हो गया था और वो जेल भी ले गए थे। अब कोई फिक्र नहीं थी, बस सुकून था और मोहब्बत और एकता थी। अब हम सब अपनी जिंदगी में खुशहाल थे और खुशी से जिंदगी असर कर रहे थे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की नई कहानी दिलचस्प वाली के साथ। मुझे पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।